नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जो द्वापर युग की है। महाभारत युद्ध की घटना है। महाभारत का युद्ध निश्चित हो चुका था और इधर अर्जुन का प्रमुख रोल होने वाला था। अर्जुन की भूमिका प्रमुख होने वाली थी पांडवों की तरफ से। कौरवों की ओर से कई लोगों की भूमिका प्रमुख थी, जिसमें से एक कर्ण भी था। दुर्योधन को सबसे ज्यादा विश्वास कर्ण पर था और अर्जुन के साथ सारथी के रूप में कृष्ण थे। कर्ण को कोई उचित सारथी नहीं मिल रहा था जो कृष्ण की टक्कर का हो। बाकी जहां तक कर्ण की बात है, कर्ण और अर्जुन दोनों एक ही स्तर के योद्धा थे। पांडवों के मामा शल्य कृष्ण के स्तर के सारथी थे और वे अपनी पूरी सेना के साथ पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए आ रहे थे। दुर्योधन ने ऐसा छल प्रपंच रचा, वो एक अलग कहानी है। उस छल प्रपंच की वजह से वे दुर्योधन के खेमे में आ गए और दुर्योधन ने उन्हें काम दिया कर्ण का सारथी बनने का काम। शल्य को बड़ा गुस्सा आया। शल्य भी महारथी था और कर्ण का सारथी बनना शल्य को अपना अपमान लग रहा था, लेकिन दुर्योधन का छल प्रपंच, उसके आगे शल्य विवश हो गया और कर्ण का सारथी बनना उसने मंजूर कर लिया। अब एक तरफ अर्जुन थे, दूसरी तरफ कर्ण, दोनों एक जैसी क्षमता वाले योद्धा। और जब सारथी की बात हो तो कृष्ण का उस समय एक ही जवाब था, वह था शल्य। लड़ाई शुरू हुई और जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए, अर्जुन ने कर्ण पर प्रहार किया अपने बाणों का। इधर से कर्ण ने अपने बाण चलाए जो अर्जुन के रथ में जाकर लगे। तीव्र गति से आता हुआ अर्जुन का रथ अपनी जगह ठिठक गया। रथ के घोड़े पूरी तरह विचलित हो गए। कृष्ण भी आश्चर्यचकित रह गए और अर्जुन भी आश्चर्य से भर गया। लेकिन शल्य ने जो टिप्पणी की, जो कमेंट किया, वह विचित्र था। उसने कहा, अरे कर्ण, मैं तो तुम्हें महारथी समझता था, तुम्हारा ये निशाना इतना बेहुदा है। अर्जुन के बजाय तुम्हारे तीर उसके रथ पर जाकर लगे। कर्ण ने कहा, मैंने रथ पर ही तीर चलाया है। शल्य ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूं। जब कोई नौसिखिया किसी दूसरे पर प्रहार करता है तब उसका निशाना जहां पर लगता है, सामने वाले को बेवकूफ समझते हुए वह यही कहता है कि उसने वही निशाना लगाया था। कर्ण चुप रह गया। उसे शल्य की बात पर आश्चर्य हुआ, थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन अपने क्रोध को, अपने गुस्से को उसने मन ही मन दबा लिया। उसके बाद फिर से बाणों का प्रहार शुरू हुआ। एक दूसरे पर विलक्षण बाण चलने लगे और कर्ण के हर बाण के साथ कर्ण का बाण चलता और उसके साथ साथ शल्य का व्यंग्य बाण चल जाता। कर्ण का बाण निशाना बनाता था अर्जुन, कृष्ण, उसके रथ को, और शल्य की बातें निशाना बनाती थी। शल्य के व्यंग्य बाण निशाना बनाते थे कर्ण को। कर्ण थोड़ी देर तक सहन करता रहा, उसके बाद वह क्रोध से भर गया। उसने कहा, इससे तो अच्छा होता कि मैं कोई दूसरा सारथी चुन लेता, लेकिन अब यह संभव ही नहीं था। दूसरी बात यह है
कि बावजूद इसके कि शल्य बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था, जैसे कोई दुकानदार, कोई सेठ अपनी दुकान पर बैठता है आलती पालती मारकर, उसके रथ संचालन में किसी तरह की कोई कमी कर्ण को नहीं दिख रही थी। बस अखर रहा था तो उसका व्यंग्यवाण चलाना। कर्ण को अखर रहा था शल्य के व्यंग्यवाण, जो उसी के ऊपर चल रहे थे और उसे आहत कर रहे थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, जैसे जैसे युद्ध तेज होता गया, अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध तेज होता गया, बाणों के प्रहार तेज होते गए, विलक्षण बाण एक दूसरे को आरोपित करते रहे, एक दूसरे के ऊपर चलाए जाते रहे। उसी के साथ साथ शल्य के व्यंग्य बाण भी कर्ण पर चलते रहे लगातार। अब शल्य अपनी बात पूरे जोर से इत्मीनान से कहता था, उससे कर्ण झुंझलाता था और उसकी झुंझलाहट उसकी क्षमता को प्रभावित करती थी। उस महारथी के बाणों के संचलन में वह क्षमता जो होनी चाहिए थी उसकी कमी दिखने लगी थी, और उसके कर्ण के आसपास के कौरव सेना के जो सैनिक थे वे इस चीज को महसूस कर रहे थे कि कर्ण के बाण उस स्तर के नहीं रह गए हैं, उसके बाणों का प्रहार उस स्तर का नहीं रह गया है जैसा उन लोगों ने सुना था। साथ ही साथ वे शल्य की बातें भी सुनते थे और उन बातों को सुनकर उनका निश्चय और दृढ़ हो जाता कि कर्ण में वह क्षमता नहीं है जिसके लिए लोग उसे जानते हैं। वे सैनिक जब प्रजा के बीच जाते तब प्रजा के बीच भी इस बात का प्रचार होता, क्योंकि दुर्योधन का सबसे ज्यादा विश्वास कर्ण पर था। धीरे धीरे करके युद्ध आगे बढ़ता रहा। बाद में कर्ण सेनापति भी बना और सेनापति बनते बनते वह इतना झुंझलाहट से भर गया था कि उसकी बाण चलाने की क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हो गई थी। उसके खिलाफ शल्य का दुष्प्रचार, शल्य जो लोगों को के देखने में कौरव की तरफ से लड़ रहा था, वास्तव में पांडव का पूरी तरह से पक्षधर था। युद्ध का परिणाम आप सबको पता ही है। कर्ण भी मारा गया, कौरवों की सारी सेना नष्ट हो गई और आखिर में दुर्योधन भी नष्ट हो गया। उसका केवल एक भाई बचा। अब अगर सारथी सही ना हो, अगर सलाहकार सही ना हो तो क्या नतीजा होता है, इसका एक और नमूना देखने को मिला कलयुग में। और इस बार यह घटना घटी राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष, बाद में उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। उनकी अपनी पार्टी के लोग, जिन्हें G20, G23 के नाम से जाना जाता था, राहुल गांधी इस कलयुग में जो पार्ट कर रहे थे, जो भूमिका अदा कर रहे थे, वह थी कर्ण की। और G23 जो भूमिका अदा कर रहा था वह भूमिका थी शल्य की। और इस बार यह शल्य एक आदमी नहीं था, इसमें वे 23 आदमी तो थे ही साथ उन्होंने अपने प्रचार में पूरी कांग्रेस पार्टी को और देश की जनता को भी शामिल कर लिया था।
ठीक उस तरह से जिस तरह शल्य ने अपने दुष्प्रचार से कर्ण को प्रभावित किया था, पूरी कौरव सेना को प्रभावित किया था और हस्तिनापुर की जनता को प्रभावित किया था, उसी तरीके से यह G23 नाम के शल्य ने, जो एक समूह था उन चाटुकारों का जो राहुल गांधी के पूर्वज की चाटुकारिता किया करते थे, चापलूसी किया करते थे और लोकसभा राज्यसभा में विभिन्न पदों पर सुशोभित होते रहते थे, मंत्री पद का उपभोग करते रहते थे, एयर कंडीशन्ड बंगलों पर कब्जा जमाए रहते थे हार जाने के बाद भी। अब इस लड़ाई में क्या हुआ, इधर शल्य G23 के नाम पर, कर्ण राहुल गांधी के नाम पर, लेकिन इसमें एक फर्क था। जब शल्य कुछ बोलते थे, कुछ व्यंग्य बाण चलाते थे अपने, तो थोड़े दिन तक तो कर्ण उन्हें सहता रहा, लेकिन बाद में उसने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी शुरू कर दी और उस प्रतिक्रिया के विरुद्ध जो क्रिया होती थी या प्रतिक्रिया के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया होती थी वह और बहुत गजब की होती थी, उसमें व्यंग्य का पुट और ज्यादा होता था जो कर्ण की क्षमता को प्रभावित करता था। इधर कम से कम राहुल गांधी ने किसी भी वजह से एक बुद्धिमानी का काम किया था कि G23 मतलब शल्य, कलयुग का शल्य अपनी भूमिका भली भांत अदा कर रहा था, लेकिन राहुल गांधी चुपचाप बिना किसी प्रतिक्रिया के उनके व्यंग्य बाणों को सहते जा रहे थे। और यह G23 वास्तव में कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के विपक्षियों का गुट शामिल हो रहा था। धीरे धीरे करके, चूंकि कोई जवाब नहीं मिल रहा था राहुल गांधी की तरफ से, तो जो शब्द बाण G23 के लोग चलाते थे वे शब्द बाण उनकी प्रतिध्वनि वापस आती थी और G23 के शल्य के कानों में इस तरीके से, कलयुग के शल्य G23 के सदस्यों के कानों में इस तरह से गूंजती थी कि वह बुरी तरह से यह नहीं समझ पाते थे कि हो क्या रहा है। जो तीर वे सामने वाले पर चला रहे हैं वही तीर दुगनी क्षमता के साथ, दुगनी तीव्रता के साथ कैसे उनके ऊपर ही वार कर रहा है आकर। लेकिन उन्होंने अपने बाण चलाना बंद नहीं किया। तरह तरह के विश्लेषण जो कांग्रेस के विपक्षी पार्टी ने ढूंढे थे उन सब का और उससे भी ज्यादा अच्छे शब्दों का, जो उनके हिसाब से अच्छे थे लेकिन सामान्य दशा में अच्छे नहीं कहा जाएंगे, उनका प्रयोग वह करते रहे और वे व्यंग्य बाण वापस कलयुग के शल्य अर्थात G23 के सदस्यों के ऊपर प्रतिध्वनि बनकर आते रहे। राहुल गांधी चुपचाप सब कुछ सुनते रहे और बाद में उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा जो इस समय के हिसाब से, वर्तमान समय के हिसाब से नया था, लेकिन बहुत पुराना था, फुल प्रूफ था, प्रूवन था, और वह तरीका था प्रजा के बीच जाने का, पब्लिक के बीच जाने का। और जब वे इस पुराने तरीके के साथ पब्लिक के बीच गए, 3000 किलोमीटर की यात्रा पर निकले, पब्लिक से सीधे सीधे उनका साक्षात्कार हुआ, तब लोगों को लगा कि यह वह आदमी नहीं है जिसे वह पप्पू के नाम से जाने जाते थे। और धीरे धीरे बातें उनकी समझ में आ गई कि कैसे क्या हुआ है, कैसे करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं कांग्रेस के
विपक्षी लोगों ने कैसे हजारों करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और उन करोड़ों रुपए से सल्ले को खरीदा है जो कांग्रेस में ही रहकर G23 के नाम पर काम कर रहा है। और जब पब्लिक को समझ में आ गया, प्रजा को समझ में आ गया, तो G23 अपने आप ही समाप्त हो गया, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, खत्म हो गया और वह कांग्रेस में इस तरह से मिल गया जैसे दूध में पानी मिल जाता है। अब इस कहानी का तात्पर्य क्या है, इसका सबक क्या है, इससे क्या सीख हम ले सकते हैं? अपना सारथी, अपना सलाहकार, अपना गुरु कभी किसी ऐसे व्यक्ति को ना बनाएं जो सल्ले की तरह हो, जो आप में कमियां ही खोजता रहे। सारथी जब भी बनाएं तो कृष्ण को चुने। सारथी जब भी बनाएं समर्थ गुरु रामदास को चुने, शिवाजी के गुरु चाणक्य को चुने। और जब आप ऐसा करेंगे आपको सही सलाह मिलेगी और विजय आपके दरवाजे पर दस्तक देगी, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।